गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और हम बात कर रहे थे डिफेंस की, और डिफेंस में हमारा सब्जेक्ट जो था वो चल रहा था फिजिक्स। फिजिक्स में हमने शुरुआत करी थी स्टार्टिंग से, और मैंने उसी दिन भी बोला था हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, बेस बनाना है। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, ध्यान रखना, फिजिक्स में आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक किया और आप लुढ़क गए। और आपने देखा भी होगा कि काफ़ी बार होता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर हम फिजिक्स में रह गए, बाकी सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए। तो डिफेंस जो है उसके अंदर अगर आपको क्लियर होना है तो हर एक सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट का मतलब है जो सब्जेक्ट उसमें आएंगे, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तीनों एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर आप वाई ग्रुप का भी देने जा रहे हो तो उसके अंदर भी आपको फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि जनरल साइंस नाम की सब्जेक्ट भी होती है और उसके अंदर भी कुछ यही पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था मात्रक और विमाएं। हम बात कर रहे थे भौतिक विज्ञान की, और भौतिक विज्ञान में अपना टॉपिक था मात्रक और विमाएं। मात्रक में हमने बात करी थी कि क्या होता है मात्रक, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, भौतिक राशियां क्या होती है, और भौतिक राशियों कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार हमने पढ़ लिए थे, मात्रक भी पढ़ लिए थे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम क्या? व्युत्पन्न मात्रक। बात समझ आ गई होगी इतनी तो चलते हैं आगे, और आगे अपना टॉपिक आता है विमाएं। लेकिन उससे पहले हम मात्रकों के बारे में कुछ बात करना चाहें कि मात्रक की पद्धतियां कौन कौन सी है। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं मात्रक की पद्धतियां, मात्रकों की या मापन की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां। मापन जो होता है स्टूडेंट ध्यान रखना, 3 पद्धतियों में मापन किया जा सकता है। 3 पद्धतियां आप लोगों ने भी पढ़ रखी है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस आप लोगों ने पढ़ रखा है। पहले इसके बारे में थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं। चलिए बात करते हैं एमकेएस पद्धति की। एमकेएस पद्धति क्या होती है, इस एमकेएस पद्धति के अंदर किस तरीके से इसका नाम रखा, ऐसा सिस्टम क्या होता है, उन सब की बात हम करने वाले हैं इसके अंदर। चलो, तो सबसे पहले बात आती है एमकेएस पद्धति। कौन सी पद्धति है? एमकेएस पद्धति। क्या होती है एमकेएस पद्धति? नाम से पता चल रहा है एम, के और एस, यानी एम, के और एस तीनों एक कोई ना कोई चीज के शॉर्ट फॉर्म होंगे और वो उस चीज का उपयोग करके ये पद्धति बनाई होगी। तो यहाँ जो एम होता है, हमने वहां पर एम लिखा था, किसके लिए लिखा था? मात्रक में बात की तो दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। कौन सा होता है? मीटर होता है। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और सेकंड का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है। तो मैंने पहले भी बोला था 1, 2 और 3 तीनों जो मात्रक हैं, तीनों जो भौतिक राशियां हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन तीनों भौतिक राशियों को ही हम ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए उन 3 भौतिक राशियों के नाम पर ही क्या बना दी? पद्धतियां बना दी कि उन 3 भौतिक राशियों की, देखो भौतिक राशि क्या होती है कि आप गए और 1 किलोग्राम लेके आए हो, तो 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया? 1 केजी। अगर आपके पास 1 केजी जितने रुपए नहीं है, या फिर आपकी नीड नहीं है सपोज, तो आप क्या करोगे? आधा केजी लाओगे। आधा केजी का मतलब क्या हो गया? उस 1 किलो को काट के थोड़ी ना देगा वो आधा केजी, यानी उसको एक अलग सिस्टम बनाएगा कि 1 केजी को अगर मैं पार्ट में डिवाइड करूं तो वो कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है। अगर आप 1 केजी को 1000 पार्ट में डिवाइड करते हो तो जो एक पार्ट होता है वो कहलाता है 1 ग्राम। कितना कहलाएगा? 1 ग्राम। यानी 1000 यहां से यहां तक का मान लो ये पूरा 1 केजी है।
सिस्टम है जिसके अंदर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये रिप्रेजेंटेशन 1 kg है। अगर इस एरो को या अगर इस लाइन को मैं 1000 टाइम कट करता हूं, 1000 पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो इसका जो 1 पार्ट होगा वो 1 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 ग्राम को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 ग्राम को। इसलिए क्या हो गया कि अगर किसी भी भौतिक राशि को छोटा करना है तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड करेंगे तो वो एक अलग भौतिक राशि बन जाएगी जो इसी की पार्ट है लेकिन छोटा है, और उसका जो मापन का सिस्टम होगा उसको हम अलग से एक नाम दे देते हैं। इससे बन गई अपनी 3 पद्धतियां। तो पहले आती है एमकेएस पद्धति, दूसरी होती है सीजीएस पद्धति, तीसरी होती है एफपीएस पद्धति। कौन सी पद्धति है? एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तो एमकेएस पद्धति क्या होती है एक बार जान लेते हैं थोड़ा सा एमकेएस पद्धति के बारे में। इस पद्धति में दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में उपयोग में लिया जाता है। यानी एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम तीनों के एक स्टैंडर्ड डिवाइड कर दिए कि अगर आप द्रव्यमान लोगे तो उसको किलोग्राम में ही नापोगे, तो वो पद्धति कौन सी हो जाएगी? एमकेएस पद्धति। अगर आप बात करते हो लंबाई की या दूरी की, तो जो लंबाई या दूरी है वो किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? एमकेएस पद्धति। और सेकंड जो है, समय हमेशा ही सेकंड में ही लिया जाएगा, चाहे आप कोई सी भी पद्धति की बात करो उसमें समय हमेशा किस में लिया जाएगा? सेकंड में लिया जाएगा। इसलिए वो क्या बन जाती है? एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस का मतलब क्या है? एमकेएस मीटर किलोग्राम और सेकंड। एम का हो गया मीटर, के का किलोग्राम, एस का क्या हो गया? सेकंड हो गया। दूसरी जो पद्धति होती है उसको हम बोलते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति किस लिए यूज होती है? देखो सेम बात रहेगी, यहाँ पे दूरी, द्रव्यमान और समय है, तो इसमें भी दूरी, द्रव्यमान और समय होगा। यानी दूरियां को हम किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में, ग्राम के अंदर हम द्रव्यमान को नापेंगे और समय को हम सेकंड में नापेंगे, तो वो पद्धति क्या बन जाएगी? सीजीएस पद्धति बन जाएगी। कौन सी पद्धति बन जाएगी? सीजीएस पद्धति बन जाएगी। तो लिखना शुरू करें। इस पद्धति में दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में लिया जाता है, सेकंड में लिया जाता है, सीजीएस पद्धति कहलाती है। सीजीएस पद्धति कहलाती है। और सीजीएस की बात करूं तो सीजीएस जो पद्धति है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, जी का मतलब हो गया ग्राम, और एस का मतलब हो गया सेकंड।
यानी कहने का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में यदि किसी को मापन किया जाता है, किसी को मापा जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सीजीएस पद्धति बोलेंगे। कौन सी पद्धति बोलेंगे, सीजीएस पद्धति बोलेंगे। क्लियर है। थर्ड वन आती है एफपीएस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, उसके बाद हम पढ़ते हैं एफपीएस पद्धति। लिखना शुरू करें क्योंकि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, हर एक चीज के नोट्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आती है अपनी एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड और सेकंड। क्योंकि जब सेंटीमीटर मीटर नहीं था, उससे पहले हम यूज करते थे फुट पाउंड और सेकंड को। और होना चाहिए ये जो पद्धतियां हैं वो छोटे से छोटा होती जा रही है। मीटर बड़ी थी, सेंटीमीटर छोटा होता है। ध्यान है कि नहीं है? अगर नहीं ध्यान है तो एक बार जरूर लिख लें कि 1 मीटर जो होता है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर के अंदर। 1 किलोग्राम जो होता है उस 1 किलोग्राम के अंदर क्या होता है, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है। इन चीजों को ध्यान रखना। ये कन्वर्जेशन है, अभी नोट लगवा के लिखवा दूंगा मैं कुछ जो भी है आपके पास में। पहले आप 3 नंबर लगा के लिखें। थर्ड वन कौन सा है आपके पास में, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति क्या होती है, फुट पाउंड और सेकंड में। यानी इस पद्धति में दूरियों को फुट, द्रव्यमान को पाउंड तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। एफपीएस पद्धति कहलाती है। कौन सी पद्धति कहलाती है, एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहलाएगी। कब कहलाएगी, जब आप किसको, दूरियों को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। ध्यान रखना तीनों पद्धतियों के अंदर हमने क्या किया है, इसको हमेशा समय को सेकंड में लिया है, कोई दूसरा लिया नहीं है। इसलिए समय सभी पद्धतियों में सेकंड में ही उपयोग में लिया जाएगा। इस बात का अब खास तौर पे ध्यान रखना। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लगा के लिख दो। पहले एफपीएस को लिख देते हैं। एफपीएस जो है उसका मतलब क्या है, फुट पाउंड सेकंड। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एफपीएस पद्धति होती है, इसका और नाम क्या है, या सीजीएस पद्धति है, इसका और नाम क्या है। इन दोनों के एक अलग नाम दिए गए हैं और इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है कि मीट्रिक, इनमें से कौन सी मीट्रिक पद्धति है, निम्न में से कौन सी मीट्रिक पद्धति है। आपके ऑप्शन होंगे सीजीएस, एफपीएस, एनकेएस और एसआई। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप क्या कहोगे कि मीट्रिक पद्धति, जब भी मीट्रिक पद्धति का नाम आता है तो आप बोलोगे सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस पद्धति है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली जो सिस्टम है वो कौन सा है, मीट्रिक सिस्टम कहलाता है। और एक नाम आता है ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश सिस्टम जो है उसको बोलते हैं एफपीएस। क्या बोलते हैं, एफपीएस। तो इन दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जब भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर टिक कर पाओ। सीजीएस पद्धति को ही मीट्रिक पद्धति कहते हैं।
सीजीएस पद्धति को ही मीट्रिक पद्धति कहते हैं। दूसरी अगर बात करूं मैं तो एफपीएस पद्धति को ही ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। यानी अगर ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम की बात करता हूं तो वो कौन सा सिस्टम है? एफपीएस सिस्टम होता है, एफपीएस पद्धति होती है। अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं तो कन्वर्जन के अंदर ध्यान रखना 1 मीटर जो होता है उस 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं 1 किलोग्राम की तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर है? अगर कहीं पर भी माइक्रो लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है 10⁻⁶। अगर कहीं पर भी मिली लिखा हुआ है यानी एम लिखा हुआ है तो मिली का मतलब होता है 10⁻�3। अगर कहीं पर भी नैनो लिखा हुआ है तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। क्लियर है? और अगर आपको बात की जाए कि 1 मीटर कितने लीटर के बराबर होता है, 1 मीटर जो होता है कितने लीटर के बराबर होता है, यानी 1 मीटर में कितने लीटर होंगे। जब मीटर को लीटर में कन्वर्ट करना हो, जब आप मीटर क्यूब की बात करते हैं इसके अंदर, लीटर जो होता है वो क्या है? आयतन है। लीटर क्या होता है? आयतन होता है। और आयतन को हम लिक्विड का होता है। जैसे अगर कोई बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है तो हम बोलते हैं 1 लीटर है। 1 लीटर का मतलब क्या हो गया? उसका आयतन 1 लीटर है। अगर आप उसी आयतन को किसी बक्से का निकालोगे या फिर मीटर के अंदर निकालोगे तो वो आयतन क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब बन जाएगा। इसलिए 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर होते हैं? कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। कैसे होते हैं अभी मैं समझाऊंगा। तो लगभग ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम समझते हैं आगे किस तरीके से ये होते हैं। चलो देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 मीटर की छड़ लेते हो, 1 मीटर की छड़ लेते हो और उस 1 मीटर की छड़ को 100 बराबर भागों में बांट देते हो तो उसका जो एक भाग होगा वो एक भाग किसके बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। एक छड़ को 1 मीटर की छड़ को, 1 मीटर कितना होता है? अपन यही तो बोलते हैं 1 मीटर इतना होता है। अगर इस इतने हाथ को 100 भागों में काट दो, काटना नहीं है, इसको 100 भागों में काट दो तो उसका एक भाग जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। सेम इसी तरीके से किलोग्राम का मैं बता चुका हूं। माइक्रो, मिली, नैनो, ये जो आपको पता होता है, माइक्रो, मिली, नैनो, पिको, डेका, सब आपको पता है, वैसे मैं जानता हूं। और 1 मीटर क्यूब लीटर के बराबर होता है। इसको याद रखने का तरीका एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं। देखो 1 मीटर, अगर आप कपड़े की दुकान पे जाते हो तो 1 मीटर कितना होता है? इतना। वो इतना सा नाप के आपको 1 मीटर कपड़ा दे देगा। ड्रेस सिलवाने जाते हो कभी तो क्या होता है? बोलते हो 1 मीटर कपड़ा देना, तो वो भाई साहब इतना सा कपड़ा निकालेंगे और उसको नापेंगे ऐसे। आजकल तो वो आने लग गया, उनके पास मीटर पड़ा रहता है। लेकिन अगर आप मीटर को नापोगे तो कहीं इतना, किसी का हाथ लंबा होता है तो इतना, समझ गए? तो वो 1 मीटर, मान लो ये इतना लंबा था और वो 1 मीटर इतना लंबा है तो 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर और 1 मीटर ऊपर। मतलब क्या हुआ? 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर और 1 मीटर सामने। सामने का मतलब क्या हो गया? इधर हो गया। इतना बड़ा अगर बक्सा बनाओगे तो इस बक्से का आयतन जो होगा, क्या होगा? इस बक्से का आयतन, इस बक्से का आयतन निरूपित करेगा किसको? 1 मीटर को। किसको निरूपित करेगा? 1 मीटर को। ये जो बक्सा बन चुका है, इस बक्से का आयतन 1 मीटर क्यूब होगा। कैसे? 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ही ऊंचाई। इतना इधर, इतना इधर और इतना ही ऊपर की तरफ बक्सा बनाओगे या नीचे की तरफ बनाओगे तो उस बक्से का आयतन कितना होगा? 1 मीटर क्यूब।
अब आप बात करते हो लीटर की, तो लीटर आपने पानी की बिस्लरी की बोतल खरीदते हो कि भैया 1 लीटर की बोतल देना 20 रुपए लगेंगे, पता होगा। तो वो जो 1 लीटर की बोतल आती है कितनी सी आती है, इतनी आती है। उस 1 लीटर की बोतल में जैसे कंसीडर ये बोतल है आपके पास में, तो इस 1 लीटर की बोतल में पानी कितना आएगा, 1 लीटर आएगा। अगर 1 लीटर में इस लीटर क्यूब में डाल दो तो क्या बक्सा भर जाएगा, नहीं भरेगा। तो कितनी बोतल डालूंगा तो भरेगा, 1000 बोतल पानी इसके अंदर डालूंगा तो ये बक्सा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जो 1 मीटर क्यूब था इसके अंदर मैंने 1000 लीटर की बोतलें डाली। कितने लीटर की, 1000, एक लीटर की 1000 बोतल डाली तब जाके भरा। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होना चाहिए। क्लियर है, ये चीज होती है कन्वर्जेशन के लिए। कई बार क्या होता है हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं कि 1 लीटर जो होता है, मैंने काफी बच्चों की गलतियां निकाली है ये, कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 मीटर क्यूब के बराबर कर देते हैं और वहीं पे अपना कचरा करवा लेते हैं। इसलिए अपना कचरा नहीं करवाना है। इन चीजों को ध्यान से दिया करो कि कौन सी चीज क्या आ रही है। फिजिक्स जो भी है वो आपकी चारों तरफ है और वो आपके साथ हमेशा रहता है, ध्यान रखना इस बात को। राइट डाउन कर लीजिए जिसके नहीं करा हुआ है। चलो हम बात करते हैं विमाओं की। अभी तक हमने मात्रकों की बात करी है, अब बात करते हैं विमाओं की। क्या होती है, किस तरीके से विमाओं को परिभाषित किया जाता है, और इस पे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे इस पे पूछे जाते हैं। विमाओं की अगर मैं बात करूं तो विमाएं कोई इस चैप्टर तक सीमित नहीं है, ध्यान रखना। और आप रटा नहीं मार पाओगे अगर आप फिजिक्स को शुरू से एंड तक पढ़ते हो। ऐसे तो कोई इसका एंड नहीं है, बट आपका सिलेबस जो है उस सिलेबस में से पढ़ते हो तो आपको विमा भी उसी सिलेबस में से ही पूछेगा, ध्यान रखना। और अगर आपके उस सिलेबस में विमा पूछेगा तो कहने का मतलब क्या है कि आपने जितनी भी भौतिक राशियां पढ़ोगे इस चैप्टर में या इस फिजिक्स में, जितनी भौतिक राशियां पढ़ोगे वो भौतिक राशियों की विमाएं आपको निकालनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आनी चाहिए, निकालनी आनी चाहिए। अगर आप रट्टा मारोगे तो कभी याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी आपको कुछ पूछेगा कभी आपको कुछ पूछेगा और विमा गलत हो जाएगी। इसलिए विमा निकालनी आनी चाहिए। और वो कैसे निकालते हैं और होती क्या है, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग लगाइए विमा, विमाएं क्या होती है। विमाएं देखो हमने पढ़े हैं मात्रक, और मात्रकों में मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक 7 होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक दूसरे मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक अगर दूसरे मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उनको मूल मात्रकों से बनाया जाएगा। अगर मूल मात्रकों से बनाया जाएगा तो एक से अधिक मूल मात्रक उसमें उपयोग में होंगे। अगर एक से ज्यादा मूल मात्रक उपयोग में आ रहे हैं तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि कितनी बार कौन सा मूल मात्रक उपयोग में किया गया है, इस चीज को बताने वाली जो संख्याएं होती है, जो राशियां होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विमाएं। क्या बोलते हैं, विमाएं। यानी किसी भी मात्रक को व्युत्पन्न करने के लिए उसमें कितने मूल मात्रक या कितनी बार कोई सा भी मूल मात्रक उपयोग में लिया गया है, इस चीज को दर्शाने के लिए काम में ली जाने वाली भौतिक राशियों को हम क्या बोलते हैं, विमाएं कहते हैं। तो विमाएं क्या होती है, भौतिक राशि नहीं कह सकते इनको, ये एक्चुअल में होती क्या है, घातें होती है। क्या होती है, घातें। क्या होती है, घातें। घात का मतलब क्या होता है, पावर, किसी की भी पावर में। जैसे आप बोलते हो 10 की घात 3, अगर 10 की घात 3 है तो यहाँ पे ये 3 क्या दिखाएगा, घात दिखा रहा होगा। मतलब कहने का क्या है कि 10 3 बार आ रहा होगा। 10 कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार। तो हम लिख देते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये बन गया 10 की घात 3। सेम उसी तरीके से विमाएं जो है वो भी घातें होती है। क्या होती है, घातें होती है। किसकी होती है, मूल मात्रकों की। किसकी होती है, मूल मात्रकों की। क्यों होती है कि कोई भी उत्पन्न मात्रक कितने मूल मात्रकों से मिलकर बना है, उस चीज को दर्शाने के लिए उपयोग में आती है घातें। क्लियर है, तो लिखिए विमाएं विमाएं
वे घातें होती है, विमाएं वे घातें होती है जिन्हें मूल मात्रकों पर चढ़ाकर, मूल मात्रकों पर चढ़ाकर व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, विमाएं कहलाती है। विमाएं कहलाती है, यानी विमाएं क्या है? घात है। किसकी घात है? मूल मात्रकों की। क्यों है? उनके व्युत्पन्न मात्रक बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है, उन्हीं को कहलाती है क्या? विमाएं। अगर मैं बात करूं विमीय समीकरण की, कभी आपको पूछा जाए विमीय समीकरण क्या होता है? विमीय समीकरण का मतलब है किसी भी राशि के चिन्ह को उसके व्युत्पन्न मात्रकों के बराबर करने पर प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहलाते हैं। विमीय समीकरण कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है? कोई भी समीकरण है, विमीय समीकरण होता है, मतलब क्या हो गया कि उस समीकरण या उस राशि को उसके जो व्युत्पन्न मात्रक है उनके बराबर कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? विमीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है विमीय समीकरण। अब बात करते हैं विमाएं की, कि विमाएं होती किस प्रकार से। एक बार इसको लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो। इन्हें हमेशा बड़े कोष्टक में बिना कोमा के, किसके? बिना कोमा के। तो मैं क्या लिखूंगा? बड़े कोष्टक में बिना किसी कोमा के दर्शाया जाता है। क्लियर है? लिखो जल्दी से इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए चलते हैं आगे। अगर मैं बात करूं विमा की, तो विमा क्या है? घात है। किसकी घात है? व्युत्पन्न मात्रकों के लिए। किसके ऊपर चढ़ाएंगे? मूल मात्रकों के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं कुछ विमाएं जो है, दूरी की विमा जो होती है, दूरी की विमा मैं यहाँ पे लिखूंगा राशि और यहाँ पे लिखूंगा विमा। कुछ सिंपल आपको बताता हूं और उसके बाद में जो भी आपके एग्जाम में आने वाली है, एग्जाम में कुछ आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी को हम मीटर से दिखाते हैं, लेकिन विमा जो होती है बड़े कोष्टक में एल से दर्शाया जाता है। क्लियर है? और एल है दूरी। अगर लंबाई है, लंबाई मतलब 1 हो गई, और लंबाई हो गई तो लंबाई की घात 1 होती है। और अगर आप इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा मतलब क्या हो गया? इसकी घात 1 है। अगर घात 1 है तो क्या हो गई? ये इसकी विमा हो गई। अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान की विमा होती है क्या? किलोग्राम, और किलोग्राम को हमने विमा में लिखा था m। तो जो मैंने पहले सारणी बनाई थी वही सारणी उसके विमाओं के लिए उपयोग में आती है। अगर मैं बात करूं समय की, तो समय के लिए क्या यूज में होता है? t उपयोग में आता है। समय के लिए क्या आ गया? t। बात करते हैं वेग की, तो वेग क्या होता है? यहां पे लिख देता हूं मात्रक। और मात्रक क्या है? दूरी का जो मात्रक है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का क्या होता है? सेकंड,
वेग, वेग होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय। अब देखो जब आप वेग पढ़ोगे तो आपको वेग की परिभाषा देनी पड़ेगी, और वेग की परिभाषा दोगे तो वहां पे वेग का सूत्र भी पढ़ोगे। अगर वहां पे सूत्र पढ़ा है, वेग के बारे में सब कुछ जाना है, तो बेसिकली आपको ऑब्वियस बात है आपको वेग के बारे में पता होगा। और आपको अगर वेग के बारे में पता है कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, अगर वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है मतलब क्या हो गया, देखो मीटर किसका है, दूरी का, तो क्या आ गया एल, एल के क्या हो गई विमा 1, क्योंकि मीटर कितनी बार उपयोग में आया, एक बार। समय कितनी बार उपयोग में आया, एक बार, इसलिए ये हो गया टी। एम एल 1 हो गया, टी भी क्या हो गया 1 हो गया, इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं L1 टी। अगर घात को अगर ऊपर ले जाते हो तो प्लस वाली घात माइनस हो जाएगी, माइनस वाली घात प्लस हो जाएगी, ऐसा आपने पहले पढ़ा है, पहले पढ़ा है। इसलिए इसकी विमा क्या हो जाएगी वेग की L1 t माइनस 1। क्लियर है। अगर मैं बात करूं त्वरण की, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को त्वरण बोलते हैं। और अगर त्वरण के मात्रक की बात करोगे तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है इसका मतलब क्या हो गया L1। देखो मीटर कितनी बार, एक बार, समय कितनी बार, दो बार, तो समय अगर दो बार है तो t की घात कितनी हो जाएगी 2। समय दो बार है, सेकंड, सेकंड अगर दो बार है इसका मतलब क्या हो गया t एक बार, एक बार के बाद दो बार, तो t हो गया दो बार, l हो गया एक बार, और यहां से विमा बन गई L1 t माइनस 2। ये किसकी है, त्वरण की विमा है। किसकी विमा है, त्वरण की विमा है। इस तरीके से विमाएं हम निकाल सकते हैं। आगे की जो विमाएं हैं कुछ वो आप लोग घर पे ट्राई करना, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगा आपको जो डिफेंस में पुराने आए हुए हैं और आगे आने के चांसेस बनते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूरी है इसलिए नोट्स बनाते रहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है इसलिए कि आप उसको रिवाइज कर सको और लोड ना पड़े। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।